नमस्कार दोस्तों। आज के समय में सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर से प्रश्न अवश्य ही आते रहते हैं। इसलिए इस पार्ट 1 वीडियो में कंप्यूटर मेमोरी से आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाया हूँ। यह वीडियो आपके लिए कंप्यूटर नॉलेज और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट 1। जी, पहला प्रश्न है, मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं बाइट्स में, बिट्स में, मेगाबाइट में, मेगाबिट्स में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है मेगाबाइट्स में। मेगाबाइट्स में रैम या रोम की मात्रा मेगाबाइट्स में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? मॉस मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कंप्यूटर वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मेन मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को ब्लैंक भी कहा जाता है। प्राथमिक, प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ये सभी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम, RAM, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रैम किसका उदाहरण है? रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी कहते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वहाँ स्थायी रूप से स्टोर है, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। ऑप्शन 3, जब बिजली बंद कर दी जाए तो स्टोर की जाती है। 4, सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। 5, उपरोक्त में कोई नहीं। तो रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। ये है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको इसमें नोट्स वगैरह बनाने हो तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। रैम एक स्थायी संग्रहण क्षेत्र है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। दिए गए विकल्पों के अलावा कोई अन्य। तो कौन सा असत्य है पूछा है, ये जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों। कौन सा असत्य है, क्वेश्चन को कौन सा असत्य है?
तो इसमें जो पहला है, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, ये गलत है दोस्तों। बाकी ये हमारे तीनों सही है। रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है, करेक्ट। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, करेक्ट। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, करेक्ट। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह ब्लैंक स्टोर की जानी चाहिए, सीपीयू में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, सीडी में, टेप पर। तो दोस्तों, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए, वोलेटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। यह प्राथमिक मेमोरी है। चलिए, ब्लैंक कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। लॉजिकल, सेकेंडरी, रोम, रैम और क्रूड। तो दोस्तों, इसका उत्तर है आपका रैम। रैम कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। दोस्तों, अस्थायी रूप से संग्रहित होने के लिए ही इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है, इसका आंसर दोस्तों रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की, फिर से देखिए दोस्तों, रैम कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश डिस्क मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? तो वोलेटाइल मेमोरी। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी रैम का लाभ है। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, डी रैम का। तो ऑप्शंस हैं इसका, या एस रैम से सस्ता है। एस रैम मीन्स दोस्तों स्टैटिक रैम, या एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, या एस रैम से तेज है। एस रैम की तुलना में इसमें डाटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता है, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो डी रैम का लाभ यही है, या एस रैम से सस्ता होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? अब देखिए, बताइए दोस्तों, कोई निश्चितता नहीं है। डी रैम यानी डायनामिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम। डी रैम बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों एस रैम। एस रैम की स्पीड जो होती है वो डी रैम से फास्ट होती है, और डी रैम जो है एस रैम से सस्ती होती है। ये दोनों ही बातें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्थायी मेमोरी की बात कही जा रही है, तो रैम तो होती है हमारी अस्थायी मेमोरी होती है, तो इसका आंसर हमारा होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? इसका आंसर है रोम। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, हमारा 15वां क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है।
रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर वह उसमें रहता है। रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर्स में आसानी से अदला बदली की जा सकती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। दोस्तों, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है डाटा, इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप सीखिए, क्योंकि रोम का यही फ़ायदा है, बिजली ना होने पर भी वह डाटा उसमें रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। क्या चीज़ तैयार होता है पहले से? रैम, फ्लैश मेमोरी, रोम, सीडी रोम या एएलयू। प्रश्न को फिर से देखते हैं दोस्तों। जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका रोम। जी हाँ दोस्तों, रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोम, PROM, प्रोम का पूरा नाम क्या है? तो प्रोम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। PROM, देखिए रोम का तो मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब पी का क्या मतलब है यहाँ पे? तो दोस्तों प्रोम, बताइए दोस्तों। इसका है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी फॉर प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में EEPROM का पूरा नाम क्या है? EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका भी आंसर है, EE का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, बाकी P फॉर प्रोग्रामेबल और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो EEPROM का फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आजकल परीक्षाओं में प्रोम और EEPROM बहुत पूछा जा रहा है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे। तो कौन सी मेमोरी है दोस्तों? दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, बिजली ना होने पर भी डाटा रहता है, वो होती है रोम। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम यानी कि नष्ट नहीं होंगे। तो ये तो रोम में होता है, और EEPROM भी रोम का पार्ट है, और EPROM भी रोम का पार्ट है, EEPROM भी रोम का पार्ट है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल अबव। ये सभी रोम के ही प्रकार हैं। कैश मेमोरी ब्लैंक के मध्य स्थित होती है। तो कैशे मेमोरी जो होती है वो CPU तथा रैम के मध्य स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, कैश मेमोरी जो होती है वो हम कैशे मेमोरी जो कहते हैं, ये CPU तथा रैम के बीच में स्थित होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार में इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? माइक्रो प्रोसेसर, कैश, रोम, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल। तो देखते हैं प्रश्न को एक बार फिर से। एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति डाटा, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल होती है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में देखा था रैम यानी कि अस्थायी मेमोरी, जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। दोस्तों ये नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? प्रश्न को देखते हैं। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कैश डाटा। यस दोस्तों, कैश डाटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है कैश डाटा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को गति दे सकती है? तो ऑप्शन द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या कैश मेमोरी। तो प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को ब्लैंक समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। टेम्परेरी, पेरिफेरल, एक्सपेंसिव, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो दोस्तों क्वेश्चन देखें। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। तो ये है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि रोम का प्रकार होता है। ये इसका आंसर है, क्योंकि प्लेयर को बंद करने में डाटा खत्म नहीं होगा या बिजली चले जाने पर भी डाटा खत्म नहीं होता है, वो होती हैं रोम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वर्चुअल स्टोरेज। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? वर्चुअल मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रैंडम एक्सेस मेमोरी या वर्टिकल मेमोरी। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला, वर्चुअल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, हमारा 27वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, या मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, या 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसों से मिलकर बनी होती है, या बाद में प्राप्त किए गए डाटा को सेव नहीं करती है। उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो इसमें आपका उत्तर होगा इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि रोम, और रोम में बिजली चले जाने पर भी डाटा रहता है, इसीलिए इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर या प्लॉटर। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ड्राइव, डिस्क ड्राइव। मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस हो गई, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। तो सूचना को स्टोर करने के लिए डिस्क ड्राइव ही सहायक होता है। चलिए 29, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग, डाइसिंग। तो फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाते हैं दोस्तों, फॉर्मेटिंग। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन,
हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए ब्लैंक उपयोग किया जाता है? वोलेटाइल डाटा, नॉन वोलेटाइल डाटा, स्थायी डाटा, अस्थायी डाटा या इंटरमीडिएट डाटा। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों बताइए क्या होगा? स्थायी डाटा है इसका उत्तर। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए स्थायी डाटा उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी पर आधारित क्लास का 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। पार्ट 1 पूरा हो गया है। ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके आगे का पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।